नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आज हम बात करेंगे। एजाज अहमद जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं और हम बात करने वाले हैं कि 4 उपचुनाव जो हो रहा है 4 सीटों पे, उसका चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और अब वोटिंग होनी है। क्या दावे हैं, जीत के लिए कितने आशान्वित है? आरजेडी 4 सीट है, 4 सीट में कितने सीटों पर इन लोग को अनुमान है कि आएगा? एजाज जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे? देखिए, सब कुछ खत्म हो गया, अब दावा सिर्फ हो रहा है। देखिए, हम लोग दावा नहीं करते, हम लोगों को जनता पर विश्वास है और जनता का जो समर्थन और जनता के द्वारा जिस तरह से लालू जी के विचार और तेजस्वी जी के कार्यों को कहीं ना कहीं स्वीकार किया जा रहा है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तेजस्वी जी ने 17 महीने में जो नौकरी और रोजगार दिए और 5.5 लाख के करीब नौकरियाँ, 3.5 लाख जो प्रक्रियाधीन थे, वो बिहार के लोगों के लिए, ख़ास तौर से नौजवानों के लिए एक नज़ीर के रूप में सामने आया। नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम किया, भविष्य को बेहतर बनाने का काम किया। और जो कल तक बिहार में या देश में लोग नौकरी की जगह नफ़रत की राजनीति को कहीं ना कहीं चर्चा में लाया करते थे, उस नफ़रत की राजनीति को समाप्त करके तेजस्वी जी ने बिहार ही नहीं बल्कि देश स्तर पर नई राजनीति की शुरुआत की और नौकरी और रोज़गार को मुद्दा बना करके लोगों के बीच जो उनका मूलभूत समस्या है, उनकी पारिवारिक स्थिति को ठीक करना, उनके अपने स्थिति को ठीक करना, उनके परिवार के लोगों में जो कहीं ना कहीं आर्थिक संकट था उसको दूर किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट का मौका दिया। उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट दिखी, उससे दूसरे नौजवानों में भी कहीं ना कहीं इस बात की प्रेरणा मिली कि हम नफ़रत की राजनीति में बेकार पड़े हुए हैं, हमको तेजस्वी जी के नौकरी और रोज़गार की राजनीति के साथ जुड़ना चाहिए। और उसका प्रतिफल आपने देखा कि जो 2014 के चुनाव में कहा करते थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी और रोज़गार देंगे, वो लोग सिर्फ और सिर्फ नफ़रत का व्यापार किए और नफ़रत के माहौल से नौजवानों को भटकाने का काम किए। लेकिन जैसे ही तेजस्वी जी ने नौकरी और रोज़गार देना शुरू किया, देश के नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी से सवाल करना शुरू किया। सवाल ही नहीं किया बल्कि इस सवाल पर भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब किया। अब भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में सबक सिखाने का भी काम नौजवानों ने किया कि तेजस्वी जी जब 17 महीने में 5.5 लाख के करीब नौकरियां दे सकते हैं, तो आप नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? ये जब सवाल उनसे पूछा जाता है तो बगले झांकने लगे। वो लगातार साजिश का कहीं ना कहीं खेल शुरू किए और साजिश का शिकार महागठबंधन सरकार को बनाया। और जब से आप देखे होंगे, महागठबंधन सरकार जो तेजस्वी जी के नेतृत्व में चल रही थी, उसको कमज़ोर करने का जब काम किया गया, उसको हटाने का जब काम किया गया, तो अब नफ़रत फैलाने वाली शक्तियाँ, जिसको नीतीश जी कहीं ना कहीं प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश जी को भी पता है कि 19 साल में हमने नौजवानों को नौकरी नहीं दिया, रोज़गार नहीं दिया, बिहार का विकास नहीं किया, बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज दिलाने की बात करते थे वो नहीं दिला पाए, बिहार को हर स्तर पर जो विकास की श्रेणी में जोड़ने का वादा किए थे वो नहीं कर पाए। बिहार स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बिहार हर स्तर पर विकास के आयामों को वो पायदान नहीं पा सका। और नीति आयोग ने भी स्पष्ट कर दिया कि जो बिहार में डबल इंजन सरकार चल रही है, ये फिसड्डी सरकार है। ये निचले पायदान पर बिहार के विकास को ले जाने का काम किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बिहार को विकास की श्रेणी में सबसे निचले पायदान पर पहुंचाने वाली जो डबल इंजन सरकार है वो बेनकाब हो गई। इसीलिए इस तरह का परपंच की राजनीति, इसी तरह का परसेप्शन की राजनीति इन लोगों ने शुरू किया। नीतीश जी लेकिन घूम घूम वो कह रहे हैं कि हम 2025 के चुनाव के पहले 10 लाख रोजगार देंगे और ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी और हम दोनों मिलकर काफ़ी काम कर रहे हैं, तेज़ी से विकास हो रहा है। पहले नहीं हो रहा था विकास, आरजेडी के शासनकाल में हम लोग जो अवरुद्ध हो गया था वो और तेज गति से हो रहा है। और यही प्रचार वो कर रहे हैं 4 इस सीटों पर जब उपचुनाव में प्रचार कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश जी जो बातें कह रहे हैं वो 19 सालों में कितने लोगों को नौकरियां दी हैं? 17 महीने को अगर हटा दीजिए तो उन्होंने कितने लोगों को नौकरियां दी? इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं होता है। और वो ठीक कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी के साथ मिल करके, चूँकि नरेंद्र मोदी जी जुमलाबाजी करते हैं और ये भरम की राजनीति करते हैं,
तो भरम और जुमलाबाजी की राजनीति करने वाले एक्सपोज हो गए हैं और जनता के बीच में सवालों में घिर गए हैं, इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। नीतीश जी बताए ना कि तेजस्वी जी के हटने के बाद जो अभी लगभग 8 महीने सरकार को होने को है, 8 महीने में इन्होंने कितने लोगों को नौकरियां दी। आपने जो TRE-3 का मामला है, फरवरी में एग्ज़ाम लिया, अब तक उसका रिजल्ट फाइनल नहीं किया है। TRE-3 का एक बार एग्ज़ाम आपने लिया, वीक सरकार के कारण पर्चे लीक हो गए। किस तरह की आप राजनीति कर रहे हैं नौजवानों के साथ, ये नौजवान भी समझ रहे हैं। नौजवानों को पता है कि हमारे भले वाली सरकार नहीं है, ये नफरत फैलाने वाली सरकार है। नफरत के माहौल में हमको खड़ा करके कहीं ना कहीं हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जो नौजवानों का समय गुजर रहा है, नौकरी और रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो वो बुढ़ापे में क्या करेंगे। कहीं ना कहीं अपने अपने परिवार की स्थिति को ठीक करने के लिए किसी के यहाँ नौकरी करेंगे या पलायन करके दूसरे राज्यों में जाकर के कुछ काम करेंगे। तो इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण करने वाले नीतीश कुमार जी जब 19 वर्षों में नौकरी नहीं दे सके, तो ये 1 साल में नौकरी कहाँ देंगे। वो भी नीतीश कुमार, जिसने जब तेजस्वी जी ने 2020 में कहा था कि हम 10 लाख नौकरी और रोज़गार देंगे, तो नीतीश जी ने क्या कहा था, कहाँ से लाएगा, बप्पा के यहाँ से लाएगा, जेलवा से लाएगा, तनख्वाह देगा। तो उस नीतीश कुमार के मुंह से अब रोज़गार की बात इसलिए हो रही है कि तेजस्वी जी ने रोज़गार को जो आयाम दिया, रोज़गार को जो मुद्दा बनाया, उस मुद्दे के पीछे हटने का अब किसी भी पार्टी में बूता नहीं है, क्योंकि वो ना चाहते हुए भी रोज़गार की बात करते रहेंगे, लेकिन रोज़गार किसी को देंगे नहीं। अच्छा, आपका कहा जा रहा है कि बेलागंज में स्थिति ठीक नहीं है, रामगढ़ में स्थिति ठीक नहीं है, वहाँ के लोग वोट करने के लिए तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि बेलागंज में तो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जब पिता को हम लोगों ने गद्दी सौंप दी, सांसद बना दिए, तो फिर उम्मीदवार इन्हीं को घर से देने का क्या औचित्य है। देखिए, इस तरह की कोई बात नहीं है। बेलागंज की जनता की ओर से ये बात नहीं है, ये जो विपक्षी दल है उनकी ओर से इस तरह की बात है। और विपक्षी दल क्या कहते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। जनता और जनता की ओर से हमको व्यापक रामगढ़ में कहा जा रहा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह जी, वो हमेशा फॉरवर्ड की राजनीति करते रहे हैं, बैकवर्ड लोग को कभी नहीं वहाँ लोकल तौर पे सपोर्ट किए हैं। पिछले बार भी वहाँ से चुनाव जीते थे, काफ़ी कम वोट के अंतर से वहाँ से चुनाव आप लोग जीते थे। देखिए, स्थिति ठीक नहीं है। देखिए, जगदा बाबू सरजमीन सतह पर जो शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों, अति पिछड़ों के न्याय के लिए काम किए हैं, वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल को आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने अनुशासन के डोर से पिरो करके एक बेहतर संगठन के रूप में और संगठनात्मक दृष्टि से बेहतर ढंग से पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। और उनके जो पुत्र हैं अजीत जी, वो जनता दल यू में थे। जनता दल यू उनको बेहतर, उनका जो कार्य था, उनका जो सोच था, उसके कारण अपनी पार्टी में शामिल किया था। लेकिन उनको लगा कि जनता दल यू हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। जनता दल यू में सामाजिक न्याय की धारा के लोगों को मजबूती नहीं दी जा सकती है। जनता दल यू गरीबों, शोषितों, वंचितों की बात करने वालों को सुनती नहीं है। इसीलिए उन्होंने लालू जी से और तेजस्वी जी से आग्रह किया। लालू जी और तेजस्वी जी ने उनको पार्टी में शामिल कराया और उनके जो विचार थे, उनके जो कार्य थे, उनकी जो सोच थी, उसके कारण पार्टी ने टिकट दिया है। ये कोई हम लोग किसी के पुत्र होने के कारण नहीं टिकट दिए हैं, उनके विचार के कारण, उनके सोच के कारण, उनके संघर्ष के कारण, उनके योगदान और अवदान के कारण हमने टिकट दिया है। और वो उस मामले में खरे उतरे हैं। वो गरीबों, शोषितों, वंचितों की लड़ाई लड़ते रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं, दलितों के लिए वो जेल भी गए हैं। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि स्थिति अच्छी नहीं है, इसीलिए लालू यादव को उतरना पड़ा है। देखिए, प्रशांत किशोर पांडे जी बेहतर नारा गढ़ सकते हैं, बेहतर ढंग से नारे लिख सकते हैं, रणनीतिकार वो किसी दूसरे दल के हो सकते हैं। लेकिन जब राजनीति के धरातल पर वो आए तो चारों खाने चित हो गए। उनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि राजनीति क्या चीज़ होता है। जब उन्होंने 4 सीटों में उम्मीदवार दिया तो 2 सीट ऐसा हुआ, 1 सीट का तो उम्मीदवार जो बेलागंज का था उसने कहा कि मैं अल्पसंख्यक के राजनीति को कमज़ोर नहीं होने दूंगा,
मैं समझ रहा हूं कि प्रशांत किशोर पांडे किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने टिकट लौटा दिया और प्रशांत किशोर पांडे पुनः उस व्यक्ति को टिकट दिए जिसको इन्होंने सार्वजनिक स्थान पर न सिर्फ अपमानित करवाया बल्कि उनके साथ जुतम पैजार की स्थिति करवाई और उसको अंततः मजबूरन इन्होंने टिकट दिया। और जहां तक तरारी के उम्मीदवार के संबंध में इन्होंने बड़ा प्रचार किया था कि हम एक नए तरीके का उम्मीदवार लाए हैं, लेकिन इनको जो भौगोलिक स्थिति है, जो सामाजिक स्थिति है, जो वर्तमान में राजनीतिक स्थिति है, उसकी जानकारी नहीं होने के कारण वो वहाँ पर अपने उम्मीदवार के संबंध में ये जानकारी नहीं प्राप्त कर पाए कि वोटर लिस्ट में उनका बिहार में नाम है कि नहीं है। जब उनको राजनीतिक रूप से ये भी पता नहीं है कि जिस राज्य में चुनाव लड़ता उस राज्य में वोटर लिस्ट में नाम होना आवश्यक है, उसके बावजूद भी इन्होंने घोषणा कर दिया, वो भी पटना बुला करके बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो मुलम्मा चढ़ाने का काम किया, उस मुलम्मा का हवा निकल गया। इन्होंने इमामगंज के उम्मीदवार के संबंध में कहा कि ये डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं, गरीबों की सेवा करते रहे कोविड काल में, उसका भी हवा निकल गया। वो डॉक्टर नहीं है, वो इंटरमीडिएट है। आप किस तरह का जुमलाबाजी करवाते रहे हैं प्रशांत किशोर पांडे। 2014 में आपने नरेंद्र मोदी से 15 लाख सबके खाते में भेजवाने की बात करवाई, 2 करोड़ हर साल नौकरी दिलवाने की बात करवाई। वही प्रशांत किशोर पांडे जब अपनी पार्टी बनाते हैं भाजपा के कहने पर, तो उसी तरह का जुमला जब राजनीति में प्रयोग करते हैं तो पूरी तरह से पिट जाते हैं। क्योंकि अपने ऊपर जब आदमी प्रयोग करता है तभी उसको राजनीति धरातल भी समझ में आती है और राजनीति क्या चीज़ है वो भी समझ में आता है। क्या कहेंगे आप, 4 सीट में कितने सीटों पर जीत रहा है? देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि लालू जी के विचार और तेजस्वी जी के कार्य, इसका जो जनता का व्यापक समर्थन, अपार समर्थन मिल रहा है, उसके कारण हम चारों का चारों सीट जीतने जा रहे हैं। चूँकि 3 सीट पहले से हमारे पास था और 1 सीट जो इमामगंज के उम्मीदवार हैं वो कार्यकर्ता हैं, संघर्ष वाले हैं, हमेशा सरजमीन पर रह करके लोगों की समस्याओं से जूझते रहे, उनके जो कठिनाइयाँ रही हैं उसके साथ अपने आप को जोड़ने का काम किया। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि हम वैसे को हम वोट नहीं देने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं परिवारवाद की राजनीति को और परिवारवाद की राजनीति को मजबूत करने के लिए जिस तरह का जो आवरण खड़ा किए थे वो आवरण का पोल खुल चुका है। और घरेलू महिला को आपने इस कारणों से टिकट दिया कि आपको परिवार से अलग नहीं निकलना है, जबकि परिवार में ही आपके बहुत सारे संघर्ष करने वाले जो कार्यकर्ता के रूप में आपके साथ काम कर रहे थे उनको भी आपने न्याय नहीं दिया। तो लोग कह रहे हैं जब ये परिवार के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं तो हमारे साथ कहाँ से न्याय करेंगे। इसलिए जो NDA के उम्मीदवार हैं वहाँ पर तो चारों खाने चित हो गए हैं। अब उनको कोई उम्मीदवारों को पहचान भी नहीं रहा है और उनको वोट भी नहीं देने जा रहा है। ये कल का जो वोटिंग होगा उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार की जनता तेजस्वी जी के कार्य और लालू जी के विचार के साथ खड़ा दिखाई देगा। एक सवाल झारखंड से, झारखंड में क्या स्थिति है आप लोग की? देखिए, झारखंड में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। चूँकि जो वहाँ पर उन्होंने गरीब आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए काम किए हैं वो काम दिख रहे हैं। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या NDA के लोग हैं वो काम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, कांटो और बांटो के नाम पर वोट मांग रहे हैं। जब आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति काटने की बात करेंगे तो इसी समझ में आता है कि आपकी राजनीतिक समझ कहाँ चली गई है। आप जनता और जनता के हित के लिए कोई बात नहीं करना चाहते हैं। आप वोट के लिए किस तरह से उन्माद फैला करके, किसी तरह से उन्मादी भाषा बोल करके अपने आप को स्थापित रखना चाहते हैं, ये झारखंड की जनता अच्छी तरह समझ रही है। इसलिए झारखंड में भी हम जीतेंगे और महाराष्ट्र में भी महाअघाड़ी का सरकार बनने जा रहा है। वहाँ पर हम मजबूत हैं और वहाँ के लोगों का कहना है कि महाअघाड़ी के साथ जिस तरह से भाजपा ने विश्वासघात किया है उसके बदला लेने का ये मौका। तो ये थे एजाज अहमद जी जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार की चारों सीटों पर वो चुनाव जीत रहे हैं और झारखंड में भी उनकी स्थिति अच्छी है और वो सरकार बनाएंगे और महाराष्ट्र में भी उनकी मजबूत स्थिति है। तो अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव परिणाम क्या एजाज जी जो बता रहे हैं उसके अनुसार आता है कि नहीं।
हम फिर किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार, आपका भी धन्यवाद। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।